पैसे से पावर आता है और पावर के साथ पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। इसी एक बेसिक फिलॉसफी पर दुनिया के बहुत से ऐसे अमीर लोग काम करते हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस उन सब में सबसे आगे हैं। एक ऐसा अमेरिकन बिजनेसमैन जिनके ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि अपने पैसों के दम पर कभी किसी देश की इकोनॉमी को क्रैश करवाते हैं तो कभी वहां की स्टेबल गवर्नमेंट को एंटी डेमोक्रेटिक बताकर उसके खिलाफ सिविल वॉर करवाते हैं। आपको बता दें, 90 के दशक में ईस्ट एशिया में आई आर्थिक तबाही हो या इजराइल पैलेस्टाइन के बीच संघर्ष हो, मिडिल ईस्ट में टेररिज्म और सिविल वॉर का जन्म हो, या फिर रशिया के खिलाफ यूक्रेन को भड़काना हो, अजरबैजान और आर्मीनिया में जंग करवाना हो, हर घटना के साथ जॉर्ज सोरोस का नाम जुड़ा है। 1990 से लेकर आज तक दुनिया में हुई लगभग हर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में जॉर्ज सोरोस और उनका फाउंडेशन ओपन सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट का दावा किया जाता है। इसीलिए जॉर्ज सोरोस को मोस्ट इविल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये बात सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क भी कहते हैं, जिन्होंने अपने एक ट्वीट में जॉर्ज सोरोस के बारे में कहा था कि वो ह्यूमैनिटी से नफरत करते हैं। इवन हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी जॉर्ज सोरोस को ओल्ड रिच और डेंजरस मैन का दर्जा दे चुके हैं। दोस्तों, आज यही जॉर्ज सोरोस भारत और भारत सरकार को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो भारत के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये कहा जाए कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है और करंट गवर्नमेंट और देश के लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म कर रही है। इसके साथ ही उनके फाउंडेशन पर यह भी आरोप लग रहा है कि इसी नैरेटिव को करंट लोकसभा इलेक्शंस में भी कुछ मीडिया हाउस और इन्फ्लुएंसर्स की मदद से जॉर्ज सोरोस प्रमोट करवा रहे हैं। इसलिए आज हम ये समझेंगे कि आखिर जॉर्ज सोरोस हैं कौन, उन्हें दुनिया का मोस्ट इविल पर्सन क्यों कहा जाता है और क्यों वो इंडियन डेमोक्रेसी को अपना टारगेट बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं और आईएएस आईपीएस बनने की इच्छा रखते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी 2025 एंड यूपीएससी 2026 के नए बैचेस विथ इंडियाज टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर। और दोस्तों, ये बैचेस आपको मिल जाएंगे मात्र 29,999 की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों, ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है और 31 मई को खत्म हो जाएगा और फिर वापस आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो इस मौके को मिस मत कीजिए दोस्तों, और आज ही लीजिए अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हु इज जॉर्ज सोरोस? दोस्तों, जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में अपने फिलैंथ्रोपिस्ट रोल की वजह से बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि सोरोस अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दुनिया भर में वेलफेयर और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए खर्च करते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टैब्लिश की है जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। इसलिए उन्हें दुनिया में लिबरल सोशल कॉजेज का सबसे इन्फ्लुएंशियल सपोर्टर माना जाता है। लेकिन जॉर्ज सोरोस की ये विकिपीडिया इंफॉर्मेशन उनकी रियलिटी से काफ़ी अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जॉर्ज सोरोस नाम से ये पूरी दुनिया में फेमस है, ये उनका असली नाम नहीं है। उनका असली नाम है ग्योर्गी श्वार्ट्ज, जिनका जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। वो एक जूस फैमिली में पैदा हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1944 में जब जर्मन नाजी सेना हंगरी में घुस गई थी और हिटलर चारों तरफ अपना आतंक फैला रहा था, उस दौरान नाजियों से बचने के लिए ग्योर्गी श्वार्ट्ज की फैमिली ने सबसे पहले फेक डॉक्यूमेंट बनवाए और पैसों के दम पर यह साबित कर दिया कि वो जू नहीं है, जिससे उनकी फैमिली जान बचाकर भाग गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन फेक डॉक्यूमेंट्स में ही ग्योर्गी श्वार्ट्ज का नाम बदलकर जॉर्ज सोरोस कर दिया था। जॉर्ज सोरोस की फैमिली हंगरी से भागकर इंग्लैंड आ गई। वहीं पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोरोस ने पढ़ाई की और फिर लंदन मर्चेंट बैंक को ज्वाइन किया। आगे चलकर सोरोस एक बड़े इन्वेस्टर बने, लेकिन जिस इंग्लैंड ने उन्हें पनाह दी, सोरोस ने मौका लगते ही उसी इंग्लैंड की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, जो एक तरह से उनके इविल पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आइए डिटेल में समझते हैं। वाई इज जॉर्ज सोरोस द मोस्ट इविल पर्सन ऑन अर्थ? दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल जॉर्ज सोरोस आज भले ही अपने पैसों के दम पर डेमोक्रेसी बचाने का काम करते हों, लेकिन एक टाइम पर
वो अपने इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी को बर्बाद करके प्रॉफिट जनरेट करते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंग्लैंड। दरअसल 1990 की शुरुआत में ब्रिटेन की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, साथ उसकी करेंसी भी अनस्टेबल थी, जिस वजह से ब्रिटिश पाउंड भी यूरोप के एक कॉमन करेंसी का हिस्सा बन गया और यहीं से ब्रिटेन जॉर्ज सोरोस का निशाना बना। दरअसल जॉर्ज सोरोस एक बड़े इन्वेस्टर थे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटेन की बहुत से बैंक और कंपनी से अपने हेज फंड की मदद से 10 बिलियन पाउंड उधार लिए। बैंक्स ने उन्हें एक इंटरेस्ट रेट पर पाउंड उधार दे दिए। बता दें कि हेज फंड एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड है जो हाई रिटर्न्स पाने के लिए वेरियस कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है। इसमें हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्क होते हैं। इसी फंड का इस्तेमाल कर जॉर्ज सोरोस ने बैंक को ठगने का काम किया। सोरोस के साथ ही उनके और भी इन्वेस्टर्स दोस्त ऐसा ही करने लगे और सोरोस पाउंड उधार लेकर उसकी शॉर्ट सेलिंग करने लगे। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टर की एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होती है जहां ये किसी ब्रोकर से स्टॉक के शेयर्स उधार लेते हैं और उन शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल करते हैं और जैसे ही शेयर्स गिरते हैं वो उन्हें दोबारा खरीद लेते हैं। बेसिकली जो इन्वेस्टर होता है उसका लक्ष्य स्टॉक की प्राइस में गिरावट से प्रॉफिट कमाना है। सोरोस ने यही किया, वो उसके बदले जर्मन मार्क यानी जर्मन करेंसी खरीदने लगे। सोरोस की तरह ही और भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने पाउंड उधार लिया था उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेचने लगे, जिससे पूरी ब्रिटिश करेंसी खतरे में आ गई क्योंकि ब्रिटेन के बैंक्स में पाउंड की कमी होने लगी। इसीलिए ब्रिटेन ने तय किया कि वो वापस से पाउंड खरीदेगा, साथ ही वो लोन पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगा। लेकिन अभी इंग्लैंड को कुछ समझ में आता कि उससे पहले ही ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू जर्मन मार्क के बदले 15% तक घट गई। जॉर्ज सोरोस इसी समय का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जिस पाउंड के बदले जर्मन मार्क खरीदा था उसी मार्क को वापस बेचकर उन्होंने ज्यादा पाउंड खरीद लिया, क्योंकि पाउंड मार्क के बदले 15% सस्ता हो गया था और उसे वापस बैंकों और कंपनी को चुका दिया। लेकिन इस 15% की गिरावट की वजह से जॉर्ज सोरोस को करीब $1 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड को करीब 3 बिलियन पाउंड का नुकसान हुआ, जिस वजह से अगले कई सालों तक ब्रिटेन में इकोनॉमिक क्राइसिस का माहौल बना रहा और वहां की इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाई। यहां तक कि ब्रिटेन का सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी बर्बाद हो गया। दोस्तों, ये सब कुछ 16 सितंबर 1992 की तारीख को हुआ था, जिस दिन वेंसडे था। इसीलिए ब्रिटेन के इतिहास में इस दिन को ब्लैक वेंसडे के नाम से जाना जाता है और जॉर्ज सोरोस को द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला शख्स कैसे आज खुद को लोकतंत्र का मसीहा कहता है। लेकिन ब्रिटेन की घटना कोई एक घटना नहीं है, बल्कि ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। इंग्लैंड की तरह जॉर्ज सोरोस ने थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की इकोनॉमी के साथ भी यही किया, क्योंकि ये वो दौर था जब ईस्ट एशियन कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो रही थी, जिसे देखते हुए जॉर्ज सोरोस ने इन सब देशों की करेंसी की शॉर्ट सेलिंग की और उससे प्रॉफिट कमाया, जिससे वहां की करेंसी क्रैश हो गई, जिस वजह से ईस्ट एशिया में एक भयंकर आर्थिक तबाही आई। साथ ही ईस्ट एशिया की बहुत सी सरकारें बदल गईं और वही ऑपोजिशन पार्टी सत्ता में आई जो जॉर्ज सोरोस और उनके प्रो अमेरिकन प्रोपेगेंडा को अपने यहाँ बढ़ाने का लगातार काम करती रही। इसी तरह बहुत से देशों की इकोनॉमी और उनकी करेंसी की शॉर्ट सेलिंग करके अरबों डॉलर कमाकर जॉर्ज सोरोस ने खुद की इमेज सुधारने के नाम पर नए ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स करना शुरू किया। लेकिन ये भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। असल में वो उससे भी प्रॉफिट कमाने या अमेरिका और CIA की मदद करने की कोशिश करते रहे, जिसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है अरब स्प्रिंग। जी हाँ दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स में सोरोस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने 2010 में अरब में ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को हटाने के लिए वहां पर प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन के लिए लोकल्स को फंड और रिसोर्स प्रोवाइड किए। साथ ही अमेरिका पर यह दबाव डाला कि वो भी अरब स्प्रिंग में ऐसा करें। खास तौर से सीरिया के तानाशाह बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए भी सोरोस का नाम आता है, जिस वजह से न सिर्फ सीरिया बल्कि पूरे अरब में डेमोक्रेसी वाली पार्टी सत्ता में आने लगी और तानाशाही का अंत हुआ।
इसीलिए इसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। लेकिन अरब का ये स्प्रिंग 1-2 साल में ही ऑटम में बदल गया और पूरे अरब रीजन में एक भयानक अस्थिरता, आतंकवाद और सिविल वॉर्स ने जन्म लिया। डेमोक्रेसी तो दूर की बात, अरब में लोगों का जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि ये सब एक तरह का प्री प्लान्ड मूव था जिसे अमेरिका के लिए जॉर्ज सोरोस ने चला था। ऐसा कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट अब अमेरिका के लिए लॉस मेकिंग होता जा रहा था, क्योंकि अमेरिका ने वहां से जितना प्रॉफिट कमाना था वो वहां के तानाशाहों को सपोर्ट करके कमा लिया था। इसलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से मॉनेटरी फंड्स जनरेट करने का दूसरा तरीका निकाला, और वो था रीजनल इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर, जिसमें सभी कंट्रीज को अपने वेपन्स बेचकर अमेरिका भयानक फायदा कमाने लगा, जिसका नतीजा आज ये निकला है कि पूरा मिडिल ईस्ट सोरोस और CIA की वजह से आग में जल रहा है। लेकिन जॉर्ज सोरोस यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसी इंस्टेबिलिटी से खुद को मसीहा बनाने का काम किया। ऐसा कहा जाता है कि जिस दौरान सीरिया समेत बाकी के मिडिल ईस्ट देश युद्ध की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय सोरोस अपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोसाइटी की मदद से यूरोप में एक ह्यूमैनिटेरियन नैरेटिव सेट करने में लगे हुए थे। उन्होंने यूरोप के बहुत सी रिसर्च एजेंसी और थिंक टैंक की मदद से वहां की सरकारों को कन्विंस किया कि उन्हें अरब में हो रहे युद्ध और विवाद के प्रति उन्हें सहानुभूति दिखानी चाहिए, और जो लोग वहां से इमिग्रेंट के तौर पर यूरोप आ रहे हैं उन्हें यूरोपियन देशों को शरण देनी चाहिए। बस फिर क्या था, यूरोप के देश जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी पर प्रेशर बढ़ने लगा और उन्होंने इमिग्रेंट्स के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए, जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने के नाम पर सोरोस की फाउंडेशन ने बहुत से पैसे खर्च किए और खुद को महान बनाया। लेकिन ये सब कुछ एक तरह से उन्हीं का करा धरा था। इसी तरह इजराइल के खिलाफ जाकर पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना हो, या अल्बेनिया की इलेक्टेड गवर्नमेंट को एंटी डेमोक्रेटिक बताकर उसे सत्ता से बेदखल करवाना हो, या यूक्रेन को वेस्ट का एलाई बनना हो, इन सब के लिए जॉर्ज सोरोस और उनके और ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप लगता रहा है। और अब जॉर्ज सोरोस इंडिया और उसकी डेमोक्रेसी को कमज़ोर बताने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने टाइम टाइम पर इंडिया की बीजेपी गवर्नमेंट और PM मोदी को एंटी डेमोक्रेटिक बताया है। इसलिए आइए समझते हैं कि अब इंडिया जॉर्ज सोरोस के टारगेट पर कैसे आ गया है। वाई इज जॉर्ज सोरोस टारगेटिंग इंडियन डेमोक्रेसी? दोस्तों, आज इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बढ़ रहा है और इंडिया की गवर्नमेंट नए और अग्रेसिव डिसीजन लेने से भी पीछे नहीं हट रही है। चाहे वो आर्टिकल 370 को हटाना हो या पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करना हो, आज इंडिया दुनिया भर में अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है। साथ ही वो बिना यूरोप और अमेरिका की परवाह किए रशियन सैंक्शन के टाइम पर रशिया से रुपए और रूबल में ट्रेड कर रहा है, रशिया से तेल खरीद रहा है। ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ आ गया है कि देश के विकास के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता है। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका की रणनीतियों से भी पूरी तरह से वाकिफ है। ऐसे में इंडिया का इस तरह से इंडिपेंडेंट होना और किसी भी तरह के US इंटरवेंशन से खुद को अलग रखना अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका जॉर्ज सोरोस और उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की मदद से इंडिया में डेमोक्रेसी को खतरा है जैसा नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ जॉर्ज सोरोस PM मोदी और अडानी की दोस्ती पर सवाल उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो खुद अमेरिका के डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को 2022 के मिड टर्म इलेक्शंस में $170 मिलियन फंड करते हैं। अगर PM मोदी और अडानी की बढ़ती दोस्ती देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती है, तो क्या जॉर्ज सोरोस का अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है? फोर्ब्स की एक रिपोर्ट की माने तो डावोस, स्विट्जरलैंड में 2020 के इकोनॉमिक फोरम में स्पीच देते हुए सोरोस ने एक नए यूनिवर्सिटी नेटवर्क को $1 बिलियन फंड देने की बात की, जिनका काम होगा दुनिया भर में नेशनलिज्म के स्प्रेड को टैकल करना। इसी दौरान उसने इंडिया के PM पर नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस किसी भी तरह से इंडिया की डेमोक्रेसी को खतरा बताकर यहां एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि इंडिया अपनी ग्रोथ खो दे। एक और काउंटर लॉजिक जो सोरोस के अगेंस्ट दिया जा रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है और ये गवर्नमेंट एंटी डेमोक्रेटिक है,
तो फिर इंडिया यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेटिक फंड में थर्ड लार्जेस्ट फंड कंट्रीब्यूट करने वाला देश कैसे बन गया? और ये इंडिया ही था जिसने यूनाइटेड नेशन में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए एक अलग फंड को इंट्रोड्यूस करने में मेजर रोल प्ले किया था। आपको बता दें कि 2005 से 2023 तक इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी और स्वीडन के बाद सबसे ज्यादा डोनेशन इस डेमोक्रेटिक फंड को दिया है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेटिक फंड से दुनिया भर में चलने वाले कई डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स में से 68 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सोरोस की ओपन सोसाइटी के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जॉर्ज सोरोस इंडिया से ही डेमोक्रेसी के लिए फंड लेकर इंडियन गवर्नमेंट को भी एंटी डेमोक्रेटिक बता रहे हैं। इसीलिए इंडियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने सोरोस को रिच डेंजरस ओल्ड मैन कहा है। कंक्लूजन, इस तरह से देखा जाए तो दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का चलते इलेक्शंस में यानी मई में भारत आना और जॉर्ज सोरोस के नैरेटिव का पास्ट में सपोर्टर होने के नाते बहुत से बीजेपी सपोर्टर इसे मोदी गवर्नमेंट और उनकी पार्टी के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी भी समझ रहे हैं। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, ये बात उस इंसान के मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जिसने कई देशों के इकोनॉमी को बर्बाद करके पैसे कमाए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।